So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start formally now. I'm Sayyid Awais Kilani and I'm director of this institution. And before starting this institution, I worked for 8 to 10 years with various government projects, national and international. And I started my career with United Nations. And my last project was project director with State Bank Government of Pakistan. And other than that, my degree was graduation from GC University Lahore in economics. Then my MPhil was in project management and my PhD in progress, that is in public policy. Beside this, हमारे इदारे को 3 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. इन 3 सालों में 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे जौन से हैं वो वेरियस एग्जाम्स इंक्लूडिंग PMS, CSS और प्रोविजनल एग्जाम्स ऑफ गिलगित, सिंध, बलूचिस्तान. उसके अलावा FIA, जितनी भी ये जो गवर्नमेंट जॉब आती है, रिसेंटली जो FIA का रिजल्ट आया है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 स्टूडेंट थे जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया. और यू विल बी आर 42nd बैच ऑफ दिस ऑनलाइन सेशन. और हमारे बेटा ऑनलाइन सेशन की एक खासियत ये है, इट इज़ एज सिमिलर एज योर ऑन कैंपस सेशन, जस्ट बिकॉज कि हमने यहाँ पे 2 ऐसे फीचर्स ऐड ऑन किए हैं जो पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं दे रहा. फर्स्ट वन, आपके लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं क्योंकि इट्स टेक्नोलॉजी. आपकी तरफ से कोई इशू हो सकता है या हमारी तरफ से कोई इशू हो सकता है, तो जब रिकॉर्डेड लेक्चर होगा तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू रिकॉल द लेक्चर, जिसकी एक्सेस हमारे स्टूडेंट्स को दी जा रही होती है. अगर कोई लेक्चर मिस हो जाए या टेक्नोलॉजिकली कोई ऐसा क्रैकडाउन हो जाए तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद होगा. उसके बाद ये दूसरी जो सी एक है जो चीज़, इट्स मेक इट एज सिमिलर एज ऑफ योर फिजिकल सेशन, जो आपको अनम्यूट करना अलाउ होता है. आप जब चाहें, जब भी क्लास में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, यू ऑल आर ऑलवेज अलाउ, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क व्हाट एवर यू वांट टू आस्क. तो हमारे जो सेशन चल रहे होते हैं बेटा, हमारे इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह MPT के सेशन भी चल रहे हैं जो आपसे पहले एक बैच आ चुका है. अब हमारी जो फॉर्मल क्लासेस हैं वो आफ्टर 2 डेज फ्रॉम फ्राइडे शुरू होने जा रही हैं फॉर PMS एंड CSS. अदर देन दैट हमारे जो बैचेज हैं FIA के भी चल रहे हैं, FPSC, PPSC, ऑल गवर्नमेंट जॉब के भी चल रहे हैं, MPT के भी ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं. इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन हमारे हर महीने शुरू होते हैं, अभी रिसेंटली खत्म हुए, जो कि हमारे अपने स्टूडेंट अब पॉलिस के और FIA के थे जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया था, उनके प्रिपरेटरी सेशन से. सो दिस इज ऑल शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड दिस इंस्टीट्यूशन. अदर देन दैट आपके पास सेमिनार के 3 लिंक जा चुके हैं. एक सेमिनार आपके डॉक्टर हसन इकबाल के साथ था जो कि हमारे पैनल पे मौजूद हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं रिगार्डिंग दिस एग्जाम, स्पेसिफिकली इंटरव्यू पोर्शन. उसके बाद डॉक्टर हसन इकबाल रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं और उन ब्यूरोक्रेट्स में से हैं जो एक साफ सुथरा एक अपना माजी जौन सा रकम करके गई हैं और माशाल्लाह वो लोग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आज आने वाले नए लोगों के लिए. उसके बाद आपका एक सेशन हो चुका है पहले, जो कि सज्जाद भुट्टा DC रहे हैं, कमिश्नर लाहौर रहे हैं, ठीक है, और अगेन वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड ब्यूरोक्रेट एंड एक्सपीरियंस एंड सीजन मेंटोर, ठीक है. तो इंशाल्लाह वो भी गाए बगाए आपको सेशन देते रहेंगे. इंग्लिश कौन सी है वो आपकी अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर सलमान रफीक, जो कि बुक्स के ऑथर भी हैं, उसके साथ साथ CSS PMS के पेपर चेक करने का भी तजर्बा रखते हैं, ठीक है. वो आपकी इंग्लिश को लुक आफ्टर करेंगे एट फाइनल स्टेजेस. और उसके अलावा जो आपके सारी फैकल्टी मेंबर हैं उन सारों से इंट्रोडक्शन आपका हो चुका है आपके उस सेमिनार में, और सेमिनार की रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है. आई विल टीच यू इस्लामिक स्टडी एंड करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड पंजाबी. ये 4 सब्जेक्ट हैं जो मेरे सब्जेक्ट थे और मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 साल से, और इंशाल्लाह ताला ये सब्जेक्ट आपके मेरे साथ होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी फेज. नाउ कम टुवर्ड्स योर इंट्रोडक्शन. अगर आप में से किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. और नासिर बेटा आप बताएं अपने बारे में, लास्ट डिग्री क्या है, किस जॉब में अप्लाई की है, इधर फॉर CSS और PMS किसकी प्रिपरेशन में आप आ रहे हैं? किश्वर सर. जी वालेकुम. सर मैंने लास्ट डिग्री MCS की है इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से. गुड. रिसेंटली मैंने SI का पेपर दिया था, उसमें तकरीबन 2 नंबरों से रह गया हूँ इंटरव्यू के लिए. अच्छा, सही सही सही. तो आपने जी 1 पेपर की तैयारी करनी बेटा कि CSS PMS की तरफ आना है? सर मैंने PMS की करनी है. PMS की, बिल्कुल ठीक है जी. और कश्वर आप कहाँ से हो बेटा? किश्वर. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी सर, मैं सिंध से हूँ और मैं ओके, CSS की तैयारी के लिए आया हूँ. और सही सही बेसिकली सही. मैंने LLB किया हुआ है, LLB 5 ईयर प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से वेरी गुड, रेगुलर. वेरी गुड, वेरी गुड. और ये जो है कंपैरेटिव स्टडीज में आपने कौन से पढ़ना है?
कंपेरेटिव हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, बेसिकली मैं जो नॉन मुस्लिम हूँ इसी वजह से। ओके ओके, नॉन मुस्लिम्स के लिए हमारी स्कॉलरशिप भी है बेटा। हमारे अच्छा। सोनिया हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, वो उधर की हैं, ये जो इनकी जो इस्लामाबाद वाली चर्च है उसकी ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, तो हमने तो स्पेसिफिकली कोटा ही अलग रखा हुआ है, उसमें आपको इंशाल्लाह अच्छा, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। बाद में आप बतूल से कोऑर्डिनेट करना या सोनिया से, वो फिर आपको सारा ठीक, प्रोसेस बताएंगे उसके बारे में। चलें ठीक है सर, वो कांटेक्ट वगैरह दे दें तो मैं कांटेक्ट कर लूँ। यही जिस जिस नंबर से आपको मैसेज आ रहे थे ग्रुप में, शान से जी जी कोऑर्डिनेट कर लेना, जी वही जी आपको सारी ठीक। डिटेल प्रोवाइड कर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट जी। बाकी इंट्रोडक्शन जो जो आते जा रहे हैं वो अपना यहाँ पे लिख के करवाते जाएंगे। सो फॉर्मली कम टूवर्ड्स योर स्टडीज के व्हाट विल बी आवर पैटर्न। आपके सामने इस टाइम ये सब्जेक्ट की जो आगे सब डिवीजन है वो मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम गोइंग टू टीच यू करंट अफेयर, और करंट अफेयर को हमने बेटा आपके डिवाइड किया है 12 लेक्चर में। 12 लेक्चर में आपको सारा जौन सा है करंट अफेयर का कवर करवाया जाएगा फॉर CSS एंड PMS। बेसिकली आपको एग्जामिनर ने 7 सवाल देने होते हैं। 7 सवाल में से जो बेसिकली उसके पोर्शंस बनते हैं वो इस तरह बनते हैं कि 3 सवाल आपके उठाए जाते हैं, जो कि आपके उठाए जाते हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशनशिप योर with neighbor countries and your regional partner and global superpower. This includes specifically Russia and America. इससे रिलेटेड 3 सवाल आपके पेपर में होते हैं जो आपके रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इसके बारे में होते हैं। 2 सवाल जौन से वो आपके जौन सा है डोमेस्टिक अफेयर के बारे में होते हैं, और 2 सवाल आपके इंटरनेशनल अफेयर के बारे में होते हैं। ठीक है, अब इस डिवीजन को अगर आपको जो एक लेआउट दिया गया है एग्जामिनर एक ओरिएंटेड अप्रोच के साथ अगर आप देखें, जब हमने पेपर आपका डिजाइन करना होता है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह को 500 प्लस लोग वो जिनको हमने खुद डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे हायर किया, पेपर बनाए भी हैं, पेपर चेक भी किए हैं, उस सारे प्रोसेस को बड़ा क्लोजली देखा भी है। उस सब का बेटा जो निचोड़ है ना, वो ये है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, just try to understand the examiner approach. First understand what is our approach when we are making your paper, then prepare yourself according to that approach, because you are going to fight in this contest, you are going to fight with the thoughts of examiner। और आपने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना है कि आपके पेपर में कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिसको कि आप कहें कि जी एग्जामिनर ने उसको अपील किया आपसे और वो नहीं हो पाया। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा बेटा, आप सब लोग भागते हैं नोट्स के पीछे। देखिए डाटा आपको हमने सारा प्रोवाइड करना है, अभी मैंने आपको बताया हमारी ये लेक्चर की फाइल देखें 123 स्लाइड्स हैं इस एक एक टॉपिक पे। ठीक है, तो आपको सारी डिटेल फाइल जो सी वो यहाँ से मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे। बिकॉज आज जो शिफ्ट है एग्जामिनर का वो शिफ्ट हो चुका हुआ है फ्रॉम यू कैन से एक थियोरेटिकल अप्रोच टू अ एनालिटिकल अप्रोच। व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज टू डिलीवर सच एन एनालिटिकल पीस ऑफ राइटिंग जिसके अंदर से आपकी एनालिसिस की स्किल वाजे हो। और एनालिसिस की स्किल आपकी तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने आप को एक रट्टे वाली स्टेज से निकाल के फॉर्मली उस स्टडीज की तरफ ना लेके जाएं जो आपके नॉलेज को बूस्टअप करे और आपकी इंटरनल यू कैन से एक्शन टेकिंग स्ट्रेटेजी जो सी है वो जब तक आपकी वाजे ना हो। तो ये वाजे करने के लिए जरूरी है कि हम आपको कॉन्सेप्चुअली जो है फ्रॉम द बेस फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। देखें मेरे पास जो आपके सब्जेक्ट हैं इनमें फेलियर रेशियो इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा है। करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी ये दोनों सब्जेक्ट वो हैं जिसमें सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो है। और फेलियर रेशियो इनमें क्यों आ रही है? क्योंकि बच्चा जो है वो एक एग्जामिनर की जो अप्रोच है वो एनालिसिस मांगता है, बच्चा एनालिसिस दे नहीं पाता, और दिस इज अ मेजर रीजन ऑफ फेलियर इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो हमने इस फेलियर को कैटर कैसे करना है, हमने किस तरह एक जो सा आपके मिनिमम पॉसिबिलिटी टुवर्ड्स नेगेटिविटी वो लेके जानी है, उसके लिए जरूरी है कि हम कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ें। देखें जब आपने बल्क में पेपर चेक करने हैं, वो कोई भी एग्जामिनर हो, हमारे सामने भी कुछ 100 पेपर आए ना और 100 में से 90 एक जैसे हो तो हमने समझ जाना है किसी गाइड के। ठीक है, तो आपने अपनी हेडिंग्स खुद बनानी है, आपने आपके अंदर वो स्किल हम डेवलप करेंगे, उसके बाद आपको लिखवाएंगे, आपको काउंटर चेक करेंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे। देखें आपके सामने आपके कोर्स के 3 पार्ट्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, पाकिस्तान इश्यूज, रिलेशंस और ग्लोबल इश्यूज। आप पहली चीज ये नशीन कर लेंगे, जो रिलेशंस वाला पार्ट है इसमें से आपके पेपर में 3 से 4 सवाल इससे होने हैं, सिंपल। ठीक है, 2 सवाल ग्लोबल इश्यूज से होने हैं, इन 2 में से एक सवाल जो है वो फिर अमेरिका और रशिया के गिर्द होना है। और जो पाकिस्तान इश्यूज हैं आपके, जस्ट लाइक अभी जो इस टाइम चल रहे पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इकोनॉमिक फेलियर, उससे रिलेटेड आपका सवाल होना है। दिस इज ऑल जो कि आपने प्रिपेयर करना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज, आपको लगा रहा होगा करंट अफेयर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी, बहुत आपने इसको हिस्टोरिकली पढ़ना है,
बेटा राइट गाइडेंस के साथ देयर आर ओनली फ्यू टॉपिक्स, अगर मुझसे पूछें तो 6 से 7 ऐसे टॉपिक है मेरा बेटा जिनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो आप इस सब्जेक्ट में कभी मार नहीं खा सकते। आई स्कोर्ड 72 इन करंट अफेयर एंड 73 इन IR2 इन ईयर बैक इन 2014। ठीक है, तो बड़ा आपको मैं एक क्लियरली ये बता रहा हूँ कि देयर आर सिलेक्टेड टॉपिक। सिर्फ आप जो हमसे अपनी एफर्ट को वेस्ट करते हैं गाइड्स के पीछे भाग के, गलत मटेरियल की तरफ जाके, उसकी वजह से आप लोग मार खाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप अपने आप को प्रॉपर डायमेंशनली एक सही तरीके से लेके चलें, अपने सिलेबस को समझें और उसके मुताबिक प्रिपेयर करें, तो आप इस सब्जेक्ट में कभी भी मार नहीं खाएंगे। सो व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर दिस एग्जाम इज टू स्टार्ट फ्रॉम 20th सेंचुरी। ठीक है, मैंने आपके सिलेबस को पहले ही ऑर्गेनाइज कर दी है। आपके सिलेबस में देखें तो 3 बेसिक पार्ट है, जो आपका जो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है, जो आपका इंटरनल डोमेस्टिक अफेयर है, उसमें से आपको पॉलिटिकल इश्यूज रिक्वायर्ड है, इकोनॉमिक इश्यूज रिक्वायर्ड है और सोशल इश्यूज रिक्वायर्ड है। एट प्रेजेंट कंडीशन देयर आर 2 मेजर पार्ट्स, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। उसके अलावा कोई यहाँ से आपके सोशल पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। लास्ट ईयर जैसा कि कोविड था, तो कोविड के सिनेरियो में बिकॉज इट्स अ करंट अफेयर, जो करंट सिनेरियो चल रहा होगा उसके मुताबिक ही क्वेश्चन पूछा जाना था। तो लास्ट ईयर के जो सिनेरियो था उसमें कोविड था, तो कोविड की वजह से सोशल इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट किया गया। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रिलेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपने अगर इसकी स्टडी स्टार्ट करनी है, हर सब्जेक्ट की एक हायरार्की होती है, एक सेट ऑफ स्टडी होता है जिसको आपने टारगेट करना होता है। तो अगर आपने करंट अफेयर को पढ़ना है, उसके लिए जो रूट्स हैं वो आपकी 20th सेंचुरी में जा रही हैं, बाय यू कैन से मल्टीपोलर सिस्टम टू बायपोलर सिस्टम एंड यूनिपोलर सिस्टम एंड कोल्ड वॉर। ये सब कुछ वो जो भी हम आगे देखेंगे, और उसी से आपके ये सारे रिलेशन निकलने। पाक इंडिया रिलेशन, आपको जैसे पता है कि प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, सो स्पेसिफिकली कश्मीर। अदर देन दैट वी शुड नो ऑल द हिस्टोरिक रिलेशनशिप ऑफ लास्ट 72 years। ठीक है, मोर ओवर देन देयर इज पाक चाइना। पाक चाइना है, मुझे आप बताएंगे इस टाइम क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके, कोई बताएगा? फील फ्री टू बेटा अनम्यूट योरसेल्फ इजीली, जस्ट फील यू आर सिटिंग इन अ फिजिकल क्लास। हमारा ऑनलाइन कंटिन्यू रखने का मकसद ये है कि आप लोगों को, वेरी गुड सीपैक, कि आप लोगों को टाइम भी बचाया जाए, आपकी कॉस्ट भी बचाई जाए, और आपको सेम वो फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। इसलिए यहाँ पे किसी को म्यूट नहीं किया जाता। आप लोग जब चाहे अनम्यूट करें और अपने आप में जो पार्टिसिपेट करना है, जो पूछना है पूछें, उसके बाद दोबारा म्यूट कर दें। और ये सारे लेक्चर में हमारा ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो फील फ्री, जब भी आपसे पूछे आपने पार्टिसिपेट करना है, और इससे आपकी कलेक्टिव लर्निंग होगी। तो जिस तरह के किश्वर ने बताया है कि पाक चाइना में हमारा जो सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है वो सीपैक चल रहा है। सीपैक के साथ OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अदर देन दैट, अब जो प्रेजेंट कॉन्टेस्ट चल रहा है, जस्ट लाइक इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है, तो रोल ऑफ सीपैक टू बूस्ट अप द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, सच क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है। बट अगेन उसके लिए हमने अपने जो हिस्टोरिक कॉन्टेस्ट है, जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे हमें प्रेजेंट कॉन्टेस्ट समझ में नहीं आएगा। देन इज पाक अखबार। पाक अखबार में जो आपका इस टाइम प्रेजेंट कॉन्टेस्ट चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता है कि आफ्टर कोल्ड वॉर देयर वाज अ फेज के 20 years अमेरिका जो है वो रहा है अफगानिस्तान में, और अब दोबारा जो है उन्होंने अफगानिस्तान से टेक ओवर किया तालिबान ने। तो अब जो है सवाल आएगा वो प्रेजेंट जो चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है ड्यू टू न्यू गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान एंड ड्यू टू अगेन जो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के लिए आफ्टर द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पाक अफगान रिलेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू अस एट दिस फेज। ठीक है, आगे चलें जी। तो आपके पास पाक ईरान आ जाता है। ईरान जो से आपका इमीडिएट नेबर है, लेकिन ईरान का डायरेक्ट सवाल कोई नहीं आता, ना ही वो आएगा। ईरान जो है न्यूक्लियर डील को प्रसू कर रहा है। सो क्वेश्चन अगर आएगा तो पाक, US, ईरान इनको अटैच करके आएगा। फॉर दैट वी शुड नो द हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट, प्रेजेंट कॉन्टेस्ट एंड वे फॉरवर्ड ऑफ पाक US रिलेशन। अगर आपको पाक US, पाक रशिया, इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट नहीं पता, प्रेजेंट कॉन्टेस्ट नहीं पता, तो आप वे फॉरवर्ड के साथ अपना एनालिसिस ड्रॉ नहीं कर सकते। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यू कैन से गो थ्रू विद द हिस्ट्री। जब आपने हिस्ट्री को पढ़ लिया, उसकी बेस पे हमने जो आपकी वे फॉरवर्ड पे अपॉर्चुनिटीज हैं, जो थ्रेड्स हैं, उनको स्टडी करना है, और उनको हमने इस तरह ऑर्गेनाइज करके अपने नोट्स बना लेने कि एग्जामिनर जिस भी कॉन्टेस्ट में सवाल करे। और मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, जब हमारा टाइम था बेटा तब सवाल बड़े इजी आते थे। सवाल इजी किस तरह आते थे? सिंपली वो पूछ लेता था पाक US रिलेशन इज
गोइंग इन प्रोडक्टिव वे डिस्कस। अब सवाल ऐसे नहीं आते। जब ऐसे सवाल आ जाते हैं, पाक यूएस रिलेशन इज गोइंग इन अ प्रोडक्टिव वे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता था कि जब हम लोग लिखते थे, शुरू किया जाता था पाक यूएस रिलेशन के स्टार्ट से, फ्रॉम द डे पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और उसको आगे वे फॉरवर्ड प्रेजेंट टाइम तक लाया जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली एट द प्रेजेंट एरा, एग्जामिनर का जो सा माइंडसेट है वो अभी तक वही है जो पेपर चेक कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो पेपर बना रहा होता है वो टॉप ऑफ द लाइन जो कि फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं वो आपके पेपर बना रहे होते हैं, और व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज अ सॉलिड एनालिसिस, यू शुड हैव एन एनालिटिकल स्किल। और यहाँ हमारे साथ जो आपकी ये 4 महीने की जर्नी है, इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाएं, आपकी तरह के स्टूडेंट होते हैं जो हमारे पिछले बैचेज में से भी जिन्होंने पोजीशंस ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में भी हमारे 14 पोजीशन आई है, 11th पोजीशन आई है, 17 पोजीशन आई है, ये सारे लोग आप वाली स्टेज पे ही थे, ठीक है। तो या उनको प्रैक्टिस करवाई गई है या उनको डाटा दिया गया है, जब वो लिख के इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दे स्कोर्ड वेरी वेल। तो डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ इस जो अब जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो कुछ रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक ही आपको टोटली प्रिपेयर करवाया जाएगा। देन नेक्स्ट इज दी इश्यूज, जो कि प्रेजेंट इस टाइम इश्यूज चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो सा आप सबको पता है, जो कि एक 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चल रही है, दैट इज रिलेटेड टू योर साइबर क्राइम एंड नाउ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ साइड, ठीक है, जिसमें आप देख लें ये जो कोविड है, ये जो एक पेंडेमिक है, ये किस तरह ग्लोबल पेंडेमिक बना है, इसने दुनिया की इकोनॉमी को किस तरह जो सा वो पॉज पे लगा दी है। सो दिस ऑल आर द सराउंडिंग टॉपिक जो प्रेजेंट अभी चल रही है, जिसमें न्यूक्लियर इशू है, ये ऑल टाइम इशू है, इसमें से कोई सवाल तो अभी नहीं आता, ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अभी की अगर बात करें तो फॉरेन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस टर्म जो अभी पीएमएस और सीएसएस की आ रही है। फॉरेन पॉलिसी को आपने अच्छी तरह कवर अप करना है, इंशाल्लाह उसकी आपको सारी हिस्ट्री भी देंगे, नोट्स भी देंगे, प्रेजेंट और वे फॉरवर्ड भी सारा प्रोवाइड करेंगे। टेररिज्म अगेन तो पिछले 40 साल से ये दुनिया के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है। अभी रिसेंटली भी आप देखें तो कल भी न्यूयॉर्क में एक टेररिस्टिक अटैक हुआ है। फिर उसके बाद इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो है इमरान खान ने रिसेंटली 15 मार्च को जो एक डे अप्रूव करवाया है। तो ये जो चीजें दीज आर बेसिकली डायरेक्टली और इंटरलिंक विद टेररिज्म। सो you all should know about the basis and most important present context, just like इस्लामोफोबिया हो रहा है, तो यू मे एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, और उसके लिए सॉलिड आर्गुमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है। सॉलिड आर्गुमेंट्स के लिए थॉरो स्टडी हमें रिक्वायर्ड है कि किस किस जगह ऐसी एक्टिविटीज हुई, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, कनाडा में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, एशिया में क्या हो रहा है। उन चीजों से हमने अपना आर्गुमेंट बिल्डअप करना है, और आर्गुमेंट की बेस के ऊपर हमने जब फैक्ट्स एंड फिगर साथ देंगे, अभी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा जो टॉपर्स के पेपर है उसमें आप ये देखेंगे कि बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, बट एक ऑर्गेनाइज वे में उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बड़ी अच्छी तरह प्रेजेंट किया है, और वो टॉपर्स में शामिल। देन नेक्स्ट इज जी जो आपके अगेन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी एक अमेरिकन कॉन्टेस्ट में जो कुछ चल रहा है, ठीक है, द गेम इज यू कैन से फॉर्मुलेट ऑन द बेस ऑफ एड, ठीक है। मेरा इकोनॉमिक्स में क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन थी, मेरा थीसिस भी था पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फॉरेन एड इन पाकिस्तान। सो दिस इज अप टू दैट कॉन्टेस्ट, और यही सीएसएस कैसे भी आया था। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे 2014 में यही आगे से ऐसे मिला था, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फॉरेन एड इन पाकिस्तान। So this is all about syllabus and the way we are going to cater this syllabus. कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं जी? सिलेबस क्लियर है कि किस तरह हम चीजों को कवर करने जा रहे हैं? चलें, वेरी गुड जी। नाउ कम टूवर्ड्स द बेस ऑफ करंट अफेयर, जो कि स्टार्ट होती है जैसा कि मैंने आपको बताया 20th सेंचुरी से, ठीक है। 19वीं सदी का इख्तिताम और 20वीं सदी का आगाज अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए प्रेजेंट ऑर्डर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। 19वीं सदी का जब इख्तिताम हुआ, और ये मैं एज अ स्टोरी आपको बता रहा हूँ, जस्ट इसको इसी तरह आपने जॉनसन इसको रिकॉर्डिंग भी आपके पास सुनेंगे तो इजीली आपको ये मेमोराइज हो जाएगा, और ये हर टॉपिक में जो आगे हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे काम आने। बेटा जब 19वीं सदी का इख्तिताम हुआ और 21वीं सदी का आगाज हुआ, तो उस आगाज के साथ ही जो दुनिया पे निज़ाम मौजूद था उसको मल्टीपोलर सिस्टम कहते हैं। मल्टीपोलर सिस्टम जो है उस सिस्टम को कहा जाता है जब पूरी दुनिया पे बहुत सारी पावर्स मौजूद थी। मींस एट दैट टाइम अगर आप ग्लोबल मैप की तरफ देखें तो अमेरिका भी पावर था, रशिया भी पावर था,
जापान भी पावर था, इटली भी पावर था, फ्रांस भी पावर था। These all power collapsed in a war named as World War One. That was basically from 1914 to 1918. 1914 से 1918 तक दुनिया में एक जंग हुई है जिसको आप वर्ल्ड वॉर वन का नाम देते हैं। ये वर्ल्ड वॉर वन, इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम लीग ऑफ नेशन था, जो कि 1919 में बनी, और जिसका मकसद ये था कि दुनिया को ऐसी जंग से दोबारा बचाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड हैव टू विटनेस अनदर वर्ल्ड वॉर दैट वाज फ्रॉम 1939 टू 1945। ये जो 1939 से 1945 तक की वॉर हुई, इट वाज मच डिस्क्रिप्ट, यू कैन से मच, क्या वर्ड यहाँ पे बोला जाएगा आके, मच, जिसने नुकसान ज्यादा पहुंचाया, ठीक है, मच डिस्ट्रप्टिव। और इसका जो इख्तिताम था वो अनफॉर्चुनेटली बाय यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम यूएस एट हिरोशिमा नागासाकी जापान, उस पे हुआ। अब ये जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुआ, दिस वाज वेरी फर्स्ट टाइम इन अ वर्ल्ड के किसी कंट्री ने किसी पे न्यूक्लियर वेपन फायर किया हो। और इसके साथ साथ ही पूरी दुनिया पे ये खतरा फैल गया कि अब जैसा कि कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन रखती हैं, तो जो भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है वो तो किसी भी जंग में किसी भी कंट्री को मुकम्मल तौर पे तबाह करने की सलाहियत रखता है। और दिस इज अ मैसिव लॉस। सो टू कंट्रोल दिस लॉस आपने एक स्ट्रेटजी ऑप्ट की, जिसको आपने एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पूरा करना चाहा कि सॉल्व योर इश्यूज इन एमिकेबल वे, के बैठे टेबल टॉक की तरफ आए, डिस्कस करें और अपने इश्यूज को सॉल्व करें। ठीक है, इस इरादे से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम होती है जिसका नाम यूनाइटेड नेशन था। ये बेसिकली वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले लीग ऑफ नेशन थी, बट वर्ल्ड वॉर टू लीग ऑफ नेशन का फेलियर था, तो उसके बाद इसका नाम बदल के यूनाइटेड नेशन कर दिया गया। अब जो 1945 आफ्टर यू कैन से वर्ल्ड वॉर टू जो इरा स्टार्ट हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि, जी बेटा कुछ सवाल है? हमाद ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट ही हैं बेटा, पूछना चाहो तो कुछ पूछो। चलो लगता है गलती से हाथ खड़ा हो गया, चलें जी, बहरहाल आगे मूव करते हैं जी। तो वर्ल्ड वॉर, ओके हमाद बेटा, नो प्रॉब्लम। वर्ल्ड वॉर टू के इख्तिताम पे जो दुनिया पे सिस्टम आया वो सिस्टम बाईपोलर वर्ल्ड कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर टू थी इसमें जो जापान, इटली, फ्रांस, इन पावर्स का सफाया हो गया, और जो दो बेसिक पावर बची जो कि न्यूक्लियर पावर भी थी और जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली भी इतनी मजबूत थी कि दुनिया के सेटअप पे अपना यू कैन से एक रोल प्ले कर सकती हो, दैट वर बेसिकली यूएस एंड यूएसएसआर मींस रशिया। अगर आप अब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये वही जंग है जिसका अब के तनासुब में भी यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसकी जो रूट्स हैं वो 20वीं सेंचुरी में ही जाती हैं। ठीक है, आपको ये जो लेक्चर आज का दे रहा हूँ बेटा, जब मैं आपकी जगह था तो हमें ये लेक्चर नहीं दिया गया था, तो हमें 15 दिन लगे थे ये पढ़ते हुए कि ये सारा जो अभी करंट अफेयर चल रहा है इसके पीछे बेस क्या है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली जो सा है आपको इस पर सवाल तो नहीं आता, लेकिन आपके कॉन्टेस्ट में आ भी सकता है कि कैपिटलिज्म कम्युनिज्म पे आ जाए, क्योंकि अभी जो दोबारा यूएस और रशिया आमने सामने है। लेकिन इससे आपके जितने भी आगे रिलेशन के क्वेश्चंस हैं वो सारे इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बाइपोलर वर्ल्ड जिसमें दो पावर बची, एक यूएस था, दूसरी रशिया थी। इस एरा को जौन सा है कहते हैं कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, जो कि 1945 से 1991 तक रही। कोल्ड वॉर ऐसी जंग को कहते हैं जो दो कंट्रीज के दरमियान हो और वो कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे की जमीन पे हमला ना करें, बल्कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हर तरह की स्ट्रेटजी ऑप्ट करें। ठीक है, तो दुनिया में जो वॉर शुरू थी वो कोल्ड वॉर थी अमेरिका और रशिया के दरमियान। इसमें वो प्रोपोगंडा वॉरफेयर भी कर रहे थे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो अपने साथ कंट्रीज को अलाइन भी कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उनके साथ अलाइन हो, उनकी आइडियोलॉजी जो सी थी उसको कबूल करें और इस तरह वो पावर अपनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और दूसरी पावर को शिकस्त दें। जो आइडियोलॉजीज इन दोनों कंट्रीज ने अपनी दी, वन वाज कैपिटलिज्म एंड अदर वाज कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो भी इसको आप नाम दें, दोनों नाम दुरुस्त हैं। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी थी यूएस वालों की, अमेरिका वालों की, जो ये कहते थे कि जो भी कंट्री अंडर द सिस्टम ऑफ कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट होगी
उस पे हर चीज पे आजादी होगी लोगों को, और स्टेट जौन सी है वो जस्ट एक्ट एज अ रेगुलेटरी। ठीक है, दो जो बेसिक, जो मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया, इसके जो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं बेटा, वो दो बेसिक प्रिंसिपल ये हैं कि एक का नाम डेमोक्रेसी और दूसरे का नाम लेसेस फेयर इकोनॉमी। लिख लें, डेमोक्रेसी और लेसेस फेयर इकोनॉमी, ये बेसिकली दो जिनके आप नाम सुनते हैं। लेसेस फेयर इकोनॉमी बेसिकली क्या है कि हुकूमत जौन सी है वो मुआशी मामलात में कम से कम दखल अंदाजी करेगी और सिर्फ एक्ट एज अ रेगुलेटरी एजेंसी और अ बॉडी। इसके बरक्स जो कम्युनिज्म वाले थे, कम्युनिज्म रशियन स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है, इन्होंने एक आइडियोलॉजी अपनी दी, ठीक है, इन्होंने एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में मुतारिफ करवाया जिसके तहत जो भी कंट्रीज कम्युनिस्टिक स्टेट होंगी या कम्युनिस्टिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, इस पे अल्टीमेट होल्ड जो सा वो गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, और कलेक्टिवली ओन्ड सिस्टम जो सा था इसको गवर्नमेंट चलाएगी और जिसको जितनी जरूरत है वो उसके मुताबिक उसको दिया जाएगा, बाकी हर चीज जो सी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जिसने क्लैशनकोव बनाई वो रशिया में था, तो उसे उसके प्रोडक्ट की लॉयल्टी भी ना मिली। और उसके बरक्स अगर आप इधर जाएं तो जिसने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी या आईफोन बनाया, क्योंकि वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम में था, तो वो जो सा है पूरी दुनिया पे सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोगों में शामिल होगी। बात समझ में आई है या नहीं आई? किसी को ना समझ में आई हो, अगर तो ये समझ जी में सर, आ गई है, ईश्वर आ गई, दोबारा रिपीट करूं? रिपीट करें सर। रिपीट करता हूं बेटा। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दो आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इनको कह सकते हैं आप। ठीक है, ये जौन सी आइडियोलॉजीज हैं, एक अमेरिका ने दी और दूसरी रशिया ने दी, जिन पे जंग आज तक जारी है। कैपिटलिज्म वाले जौन से इन्होंने अपना जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रखा उसकी बुनियाद डेमोक्रेसी को रखा, और दूसरा ये रखा कि हुकूमत जौन सा है वो मुआशी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी, जस्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी एक्ट करेगी। मतलब एक टैक्स लेगी सिर्फ, और बाकी किसी के पास कोई अमीर है या गरीब है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इस चीज से हमें कोई गर्ज नहीं होगा। और दूसरा जौन सा कम्युनिज्म वाले हैं, उन्होंने अपनी बुनियाद ये रखी कि कम्युनिस्टिक स्टेट जौन सी हैं उन पे अल्टीमेट होल्ड जौन सा है वो किसका होगा? हुकूमत का होगा। ठीक है, और हुकूमत जौन सी उसके बरक्स तमाम लोगों को जो उनका रिक्वायर्ड है ना वो देती रहेगी। किसी को अगर खाने की कोई चीज चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, वो सारी स्टेट की जिम्मेदारी होंगी। तो दीज बेसिकली टू आइडियोलॉजीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। what actually they want to do with this ideology is they want to rule the world। अगर आप आगे मैप देखें, अभी इस फाइल में आपके साथ सारे मैप वगैरह आगे अटैच हैं, ठीक है, ये देखें, यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के आमने सामने हो गए और उन्होंने बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करना शुरू कर दिया ऑन दिस बेस ऑफ आइडियोलॉजी, कि हमारी आइडियोलॉजी को कबूल करें, जिसकी आइडियोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिसके साथ ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, अल्टीमेटली वो दूसरी आइडियोलॉजी को शिकस्त दे देगी। इसके लिए एक टूल इन्होंने अपना डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, एक यूएसएसआर का नाम दिया, कि जो भी इस आइडियोलॉजी के तहत होंगे, रशिया में एज अ वन स्टेट होगा, अगर उस पर किसी पे हमला हुआ तो सब मिलकर उसके मुकाबला करेंगे। इसके बरक्स जो यूएस ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई वो नेटो थी, जिसका यूक्रेन अब मेंबर बनना चाह रहा था। नेटो बेसिकली एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका मकसद ये है कि जो भी नेटो की मेंबर कंट्री हैं, अगर उनमें से किसी एक पर भी हमला किया जाता है तो उसके जवाब वो जो 28 कंट्रीज हैं वो मिलकर इकट्ठा देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो प्रेजेंटली अभी यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस सुन रहे हैं, अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो फिर ऑब्वियसली अगर यूक्रेन और रशिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका जवाब जो सा है फिर सिर्फ यूक्रेन नहीं देगा, फिर 28 मेंबर कंट्री, सारा यूरोप भी उसमें, अमेरिका भी उसमें, वो कलेक्टिवली रशिया पे अटैक कर देंगे। सो दिस इज द बेसिस ऑफ प्रेजेंट क्राइसिस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। अब ये आइडियोलॉजीज बेटा एक्सपैंड करनी शुरू हुई और ये आइडियोलॉजीज जौन सी थी ये अफगानिस्तान तक आ गई। ये मैप देखें जरा, ये यहाँ पे आप मौजूद है, ये इंडिया लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान। ये एक्सपैंड करते करते जो यूएसएसआर वाले थे ये आपके अफगानिस्तान तक आ गए, यानी कि कम्युनिज्म अफगानिस्तान तक आ गया, यहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया। यहाँ पे यूरोप को भी देखें,
यहाँ पे यूरोप भी आधा उनके कब्जे में, यूरोप डिवाइड था ईस्ट और वेस्ट यूरोप में, ठीक है। ईस्ट साइड जो सी थी वो उनके कब्जे में थी, और जो वेस्ट साइड है वो बेसिकली आपकी अमेरिका के साथ थी। अब ये जो स्टेज थी, ये वो स्टेज थी जिसको आप स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं, जब फाइनल प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई और अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो बाज़ाब्ता तौर पे रशिया का मुकाबला करेगा अब, और अफगानिस्तान में जंग शुरू हुई जो कि जारी रही 1979 से 1991 तक। ये सारे कंट्रीज वो हैं जो आपके सामने इस टाइम नजर आ रहे हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो बेसिकली रशिया ने जिन पे कब्जा किया हुआ था, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी इन पे रूल किया जा रहा था। ये जंग जो 1979 में शुरू हुई 1991 तक जारी रही अफगानिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान ने भी मदद की अमेरिका की, और अल्टीमेटली बाय एंड ये हुआ कि 1991 में रशिया इतना इकोनॉमिकली वीक हो गया कि अब वो मजीद फंड नहीं कर पा रहा था, और जो जंग 12 साल से जारी थी उसे मजीद कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि यूएसएसआर जो सा है ये टूट गया। ये सारी जो कंट्री जो आपको यहाँ नजर आ रही है साइडों पर रशिया के, ये सारी आजाद रियासतें बनी, और दुनिया पे सिर्फ एक सुपर पावर बची जिसका नाम अमेरिका था, जो कि आपकी इस टाइम यूनिपोलर वर्ल्ड में दुनिया की एक सुपर पावर है, ठीक है। ये नक्शे सारे, और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिपोलर वर्ल्ड में, ठीक है। अब यूनिपोलर वर्ल्ड जो कि 1991 में जो आगाज हुआ, टिल 2001 कोई ऐसा नहीं था जिसने अमेरिका को चैलेंज किया हो। 2001 में अगेन एक टेररिज्म की एक न्यू वेव आती है, जिसमें अलकायदा जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला करता है, और अल्टीमेटली आफ्टर दैट दुनिया पे एक नई वॉर शुरू हो जाती है, जिसमें मेन जो पावर है वो तो उस टाइम आपका यूएससी है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसकी जो हवा दी जा रही थी, कि स्टेट स्पॉन्सर कर रही थी ऐसे टेररिस्ट को जो बेसिकली ये कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका की इकोनॉमी को वीक किया जाए, अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए। अल्टीमेटली अमेरिका ने रिटेलिएट किया अफगानिस्तान में, इराक में, उसके बाद लिबिया में, आगे यमन में, यहाँ सब जगह जो थे बेसिकली अमेरिकन स्पॉन्सर्ड पीपल थे, जिनको अमेरिका चाहता था कि उनको अप फ्रंट रखे, और जो कि उनकी अगेंस्ट हैं, जिनको वो टेररिज्म का नाम देते हैं, और वो अपने हक जो उनसे समझते हैं, इसके तहत उनकी एक जंग जारी थी। दिस इज ऑल अबाउट 20th सेंचुरी, जो कि अभी तक जो एक रिवॉल्वेशन थी यहाँ तक। अब इससे आगे अगर हम चलें, 20th सेंचुरी समझ में आ गई है? कोई सवाल तो नहीं 20th सेंचुरी का बच्चों? कोई चीज समझ में ना आई हो? इजी है या मुश्किल है? सर ये 9/11 किसको कहा जाता है? 9/11 बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इंसिडेंट को कहा जाता है, ठीक है, जो बेसिकली 2001 में हुआ था। 9 मींस के 9/11 इज अ डेट। अब ये जो इंसिडेंट है, इसके बाद दुनिया का अगेन एक न्यू रूप सामने आया। अब वो सब में जो दुनिया की डिवीजन चल रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एशिया को डिवाइड करें तो एशिया की फर्दर सब डिवीजन जॉनसी है। अगर आप देखें तो एशिया वो पार्ट है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है सारा एशिया में आता है, इवन के रशिया भी एशिया का पार्ट है। इसमें जो साउथ एशिया है, मैप को आपने जब देखना है बेटा, तो मैप को देखने के लिए आपने ये ज़हन में रखना है, आपने जब भी मैप को देखना है इसके ऊपर वी लिखना है। वी आर गोइंग टू स्कूल में वी, वो आपने एक हिंट के तौर पे याद रखना है। मीन्स के जो आपकी लेफ्ट साइड है वो आपका वेस्ट होगी, आपकी राइट साइड आपका ईस्ट होगी। अपर साइड को नोज से याद रखें, अपर साइड पे जैसे नोज है तो अपर साइड आपकी नॉर्थ है, और डाउनर साइड जो सी है वो आपकी साउथ है, ठीक है। तो जो ये नीचे वाला पार्ट है एशिया का, इसको साउथ एशिया कहते हैं। ये साउथ एशिया जिसमें 3 न्यूक्लियर पावर मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, जो कि पूरी दुनिया में बहुत अहमियत रखती हैं बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस विद एक्सेस टूवर्ड्स ग्लोबल ट्रेड। चाइना जो है वो इस टाइम वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद ऑल कंट्रीज। पाकिस्तान जो है ड्यू टू हॉट वाटर एक्सेस मीन इंडियन ओशन, वो जगह है जो पूरा साल जिसमें बर्फ नहीं जमती और जहाँ से पूरा साल ट्रेड होती रहती है, और दुनिया का 80% ट्रेड जो है वो आपका इधर से होता है। ये वाला जो पार्ट आपके सामने नजर आ रहा है, ये पूरी दुनिया में क्यों इंपॉर्टेंट है? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड। एक तो ये माउथ ऑफ गल्फ, ये देखें यहाँ पूरी दुनिया का जो ऑयल है वो यहाँ से निकलता है, और वो इस रूट से वो ट्रेड हो रहा होता है टुवर्ड यूरोप, टुवर्ड एशिया एंड स्पेसिफिकली चाइना, जो कि वर्ल्ड इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो बाय 2030 दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, ठीक है। अदर देन दैट
इसी एशिया में सेंट्रल एशिया आता है। ये जो अपर पार्ट है इसको सेंट्रल एशिया कहते हैं। ये जो सा आपका लैंड लॉक कंट्रीज है, लैंड लॉक कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं जो बेसिकली चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई हो, उनकी तरफ किसी तरफ भी पानी ना हो, उनको आप लैंड लॉक कंट्रीज कहते हैं। देन इज मिडिल ईस्ट जी। अगर आप ये एशिया के जो पार्ट देखें, जो मिडिल ईस्ट, ये आपको इसको मिडिल ईस्ट का नाम इसलिए दिया जाता है, अमेरिका ने इसको मिडिल ईस्ट कहना शुरू किया। ये जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पार दुनिया है, उसमें अमेरिका का जो ईस्ट साइड है उसका ये मिडिल बनता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, अगेन इट्स वेरी फेमस ड्यू टू देयर एनरिचमेंट ऑफ ऑयल। आपको पता है कि पूरी दुनिया का 80% ऑयल जोन है वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है। उसके साथ साथ जी यहाँ पे जो प्रेजेंट सिनेरियो है, यहाँ पे दो कंट्रीज जहाँ एक सेक्टेरियल वॉरफेयर भी जारी है, जहाँ पे प्रेजेंट कोल्ड वॉर भी जारी है, वो सऊदी अरब और ईरान है, जिनके दरमियान कॉन्टिन्यूसली ये कॉन्फ्लिक्ट है। बाय एंड ऑफ 20th सेंचुरी एंड स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी ये कॉन्फ्लिक्ट जारी और सारी है। और जब हमने मिडिल ईस्ट को पढ़ना है तो स्पेसिफिकली हमने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एंड दी यू कैन से ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स, इन दो टॉपिक्स को हमने इस रीजन से कवर करना है। आगे अगर हम मूव करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है जनाब सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया जौन सा है, अब सेंट्रल एशिया की एक और इम्पोर्टेंस है वो ये कि जो प्रोजेक्ट होने जा रहा है OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, चाइना के एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट कर रहा है एशिया को यूरोप से बाय रोड। तो क्योंकि इनके पास बाय सी एक्सेस नहीं है, अगर ये ट्रेड करते हैं तो इन्हें साथ वाली किसी कंट्री से अपना सामान बाहर पहुंचा के, स्पेसिफिकली अगर आप ये देखें तो ऊपर सारा सेंट्रल एशिया है, तो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसलिए बहुत ज्यादा है कि आपके पास एक गवादर का डीप सी पोर्ट है और आप हॉट वाटर एक्सेस देते हैं। अपर साइड पे अगर जाए रशिया वाली साइड पे तो वहां तो बर्फ इतनी होती है कि उसको ट्रेड के लिए यूज ही नहीं किया जा सकती है एरिया को। तो जो इस साइड की सारी ट्रेड है वो सारे सेंट्रल एशिया से जो मोस्ट सूटेबल एरिया है वो आपका ये एरिया है जहाँ से ये ट्रेड होनी है, जो कि डाउनर साइड है, जो कि गवादर का और इंडियन ओशन का जो एरिया है। अब ये जो एक लैंडमार्क चलता जा रहा है प्रेजेंटली, आप जो से इस टाइम एक पॉलिटिकल टर्मोइल में भी हैं और स्ट्रेटेजिक टर्मोइल में भी हैं। एक साइड पे आपका अफगानिस्तान है, उसके साथ आपका पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ ड्यूरेंट लाइन पे, अदर देन दैट टेररिज्म आपके लिए अब तक चैलेंज रहा। और दूसरी साइड पे आपके पास अपर साइड चाइना है और उसके बिल्कुल साथ जो से आपके साथ इंडिया है। इंडिया के साथ आपका जो कश्मीर है वो बोन ऑफ कंटेंशन है अभी तक, ठीक है। सो ये आपके सराउंडिंग है, जिधर आपके जो पॉजिटिव है उनको भी हमने डिस्कस किया, नेगेटिव को भी डिस्कस किया। इनको वन ऑन वन जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी बेस आपके ज़हन में होनी चाहिए कि पूरी दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो उनसे वो उठता है कि पाकिस्तान के लिए जो प्रेजेंट एक सिनेरियो चल रहा है इसमें फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कुछ चीज़ें आपको बड़ी कॉमनली पता होनी चाहिए जो आपको आगे बार हम इस सब्जेक्ट में यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी। जिस तरह की अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट है, अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज एस्टेब्लिश बाय इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कि उसकी जो लोकेशन है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी का तयन करती है, ठीक है। तो जब आपने फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो फॉरेन पॉलिसी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आगे भी यूज होने हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कहते हैं मुल्की मुफाद को। आप एज ए नेशन, आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, आपने अपनी सिक्योरिटी को देखना है, अपनी वेलबींग को देखना है, अपनी आइडियोलॉजी को देखना है, अपने लोगों के मुफाद को देखना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने अपनी इकोनॉमी को देखना है, आपकी ट्रेड किसके साथ है। देखिए ये सारे बेस के बाद आपने फैसला करना है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी किस कंट्री की तरफ अट्रैक्टिव होनी चाहिए, किसकी तरफ नहीं होनी चाहिए, किसके साथ आपका मुफाद है, किसके साथ आपका मुफाद नहीं है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना आपने कि आपकी सॉवरेनिटी किसी भी स्टेज पे चैलेंज ना हो। सो टू प्रोटेक्ट योर सॉवरेनिटी व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टू मेंटेन योर फॉरेन पॉलिसी इन सच अ वे कि आपकी टॉप प्रायोरिटी आपके जाती नेशनल इंटरेस्ट रहे, ठीक है। अब ये आपके सामने कुछ कोटेशन है, ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ स्ट्रेटजी। जिस तरह के मैंने भी आपको बताया है कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ सारा वो आपका ऑयल एंड रिच कंट्रीज है। अपर साइड पे आपका सेंट्रल एशिया है, अगेन नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्री बट लैंडलॉक कंट्री। एक साइड पे चाइना है जो इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, एक साइड पे इंडिया है,
अगेन जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जिसका पूरी दुनिया में बड़ा शेयर है, लेकिन आपका उसके साथ कश्मीर पे कॉन्फ्लिक्ट एंड बोथ ऑफ यू आर न्यूक्लियर पावर, सो दैट यू कैन से ये अगर दो कंट्रीज न्यूक्लियर पावर है और उनमें एक बोन ऑफ कंटेंशन भी है तो ये जन्म देती है एक नई जंग को। तो एट दिस कॉन्टेस्ट अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग छिड़ती है तो साउथ एशिया पूरा ही तबाह हो जाता है। सो पूरे साउथ एशिया के लिए आप दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके अलावा जो हमें पता होना चाहिए डिप्लोमेसी किसे कहते हैं। डिप्लोमेसी के अलावा सॉफ्ट ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होती है, हार्ड ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होती है। डिप्लोमेसी बेसिकली इज अ टूल टू यू कैन से अचीव योर नेशनल इंटरेस्ट बाय डायलॉग। ठीक है, ठीक है, बातों के जरिए अपने मामलात को हल किया जाए और अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव किया जाए, इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। फिर उस पर सॉफ्ट ट्रैक डिप्लोमेसी है, हार्ड ट्रैक डिप्लोमेसी है। ठीक है, आप स्ट्रेटेजिक टाइज बनाते हैं, जैसे लाइक आप अभी रशिया के पास गए थे, आप टैक्टिक्स टाई बनाते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको यू कैन से अमेरिका से खतरा है तो आप अमेरिका के दुश्मन से दोस्ती कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये वो हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस में। अब जो अभी तक मैंने आपसे सारे लफ्ज बोले, सारे कॉन्सेप्ट बोले, वो आपके पास बेटा इन नोट्स में मौजूद हैं। आपका अब काम ये है कि इन नोट्स को अच्छी तरह देखना है। इससे डायरेक्ट कोई सवाल नहीं आता, लेकिन ये आज का लेक्चर आपका हर सवाल की बुनियाद है। आप आगे जाके देखेंगे आप हर टॉपिक में ये अल्फाज भी यूज करेंगे, ये मैप भी यूज करेंगे, ये फैक्ट्स एंड फिगर भी यूज करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसकी बेस अगर आज बन गई वो समझे कि अगले सारे लेक्चर उसके लिए बहुत ही इजी होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। डी नासिर अहमद, हमाद, केशवर, कैसा रहा लेक्चर बेटा? जी सर, काफी एनर्जेटिक रहा है। गुड। बाकियों को जी कोई सवाल? नासिर? सर लेक्चर तो अच्छा रहा है, लेकिन साथ में वो अपना मैप है ना वो शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ये ग्रुप सारे बेटा अभी अभी जो आपका ग्रुप बनेगा, जितने लोग अपनी फीस सबमिट करवाते जा रहे, इनरोल होते जा रहे हैं, ठीक है, उनको एक एक सेपरेट ग्रुप में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। ये सारे नोट्स आपसे शेयर किए जाएंगे। ये देखेंगे सारी फाइल्स हैं, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड की जानी है फॉर लेक्चर्स। ठीक है, इसमें हर ये तो अभी हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन लेक्चर था। ठीक है, आप जो भी स्पेसिफिकली लाइक अगर आप पाक ईरान या पाक यूएस पढ़ रहे हैं तो आप ये देखें आपके नोट्स को अगर खोलेंगे तो इनमें आपको कंप्लीट डाटा सारा प्रोवाइड किया गया। 117 पेजेस की ये स्लाइड है। इसमें देखें सारे मैप्स प्रोवाइड किए गए, सारी कोटेशन प्रोवाइड की गई है, फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड किए गए, और इजीली आपको हर चीज जो सी वो पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाई गई है, ताकि कोई ऐसी चीज रह ना जाए जिसको आप कवर ना कर सके। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। क्लासेस आपके इंशाल्लाह फ्राइडे से स्टार्ट है। अपने एडमिशन कंफर्म करें, शान जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, वो फिर आपको जो एनरोलमेंट के बाद ये सारे लेक्चर्स भी देंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। जिन लोगों का मिस हुआ है वो इसको जरा अच्छी तरह सुन लें, और इंशाल्लाह फ्राइडे से आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। और कोई सवाल हो जी आप लिख के भी पूछ सकते हैं और बोल के भी पूछ सकते हैं। जी बेटा, फीस जौन सी है शान यहाँ मौजूद हो, जरा बता दो बेटा सेशन डिटेल सारी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जो CSS और PMS का हमारा जो सेशन फ्राइडे स्टार्ट होने जा रहा है, इनकी 1000 रुपीज़ इनकी इनरोलमेंट फ़ी होगी, जो इनकी एडमिशन फ़ी जिसे हम कहते हैं इनकी एडमिशन फ़ी होगी। और दूसरा, रमज़ान में इनकी 50% ऑफ के बाद जो मंथली फ़ी होगी वो 7000 रुपीज़ होगी। ये रमज़ान की वजह से 50% ऑफ दिया गया है, तो उस पर ये 7000 रुपीज़ पर मंथ सबमिट करवाएंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। और जी सेशन आपका जौन सा PMS का है वो 3 महीने का है, और CSS का सेशन जौन सा आपका 4.5 महीने का है। ये कंप्लीट डिटेल्स हैं। इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट जौन से हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे, और जो हमारी फैकल्टी डिटेल है वो सारा कुछ आप देख चुके हैं। सेमिनार की रिकॉर्डिंग आपके पास है, उनको एक दफ़ा फिर सुने और इसके बाद अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करें। वो आप शान से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के भी डिटेल सारी शान के पास है। ठीक है, तो ये आपके कोऑर्डिनेटर हैं। आपका फर्दर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा जिसमें आपके जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। जी बेटा, आपके सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, ऑप्शनल भी और कंपलसरी भी। ऑप्शनल सारे हम चूज भी आपको खुद करवाएंगे, सारा गाइड करेंगे। हमारे पैनल पे तकरीबन 32 लोग हैं, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह को 18+ जो से वो
सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी लेवल के भी लोग हैं, और वो भी लोग हैं जो पेपर चेक करने तक का तजर्बा रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें जो सी हैं, हमने बेसिकली 3 किस्म के लोग फैकल्टी में रखे हैं। एक वो जो सीजन मेंटोर है, एक वो जो टॉपर्स हैं, और एक वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। तो इनका कम्बिनेशन बन के जब आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा, तो फिर आपको इस तरह ग्रिल अप किया जाएगा कि इंशाल्लाह कोई कसर किसी तरफ से रह नहीं जाएगी। जी बेटा, और कोई सवाल किसी का? आज आपका सेशन 45 मिनट्स के इसलिए क्योंकि अभी हमारी एक नेक्स्ट क्लास शुरू होने जा रही है। अहमद यहाँ पे मौजूद है, अहमद ने मेरे साथ अभी उस क्लास में भी होना है। ये हमारी बेटा वालेकुम। फैकल्टी डिटेल है सारी। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल था। जी हमारा बेसिकली बेटा, मैं बलूचिस्तान से पीसीएस की तैयारी करना चाह रहा हूँ सर। बिल्कुल उसकी भी हो रही बेटा, बिल्कुल। उसके लिए ये जो आपने कहा था ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कराएंगे, वो मैं पहले से ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो तो ठीक है, जो आप कर चुके हैं बताएं कौन से हो। मेरा जो ऑप्शनल में था सर वो इंडियन हिस्ट्री एरा 2 और ठीक अरबिक है, और इस्लामियात। हाँ तो ठीक है। ठीक है, अरेबिक जो है वो आपने जरा ऑफ द वे चूज किए। चूज करवाने में सिर्फ हमारा ये होता है कि जस्ट लाइक अरेबिक है ना, अरेबिक आपको सीएसएस में फायदा नहीं देगी, क्योंकि हमारे टाइम में वो 200 नंबर की थी, अब वो 100 नंबर की सीएसएस में। तो हमारी कोशिश होती है ऐसे सब्जेक्ट चूज करवाए जाए जो ओवरलैप हो रहे हो, और स्टूडेंट को ये फायदा हो कि वो अगर उसे ऑप्ट करते हैं तो उनके पास ये एक प्लस पॉइंट हो कि उससे वो अपने सीएसएस साइड को भी कैटर कर सकते हैं। बेसिकली सर मैंने जो आलिम आलिम का कोर्स होता है दर्स निज़ामी का, वो अब फिर मैंने किया आपके लिए हुआ है। तो फायदेमंद, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, फिर अरबी बिल्कुल में मेरी आपके लिए। ग्रिप है। हाँ बिल्कुल, फिर आपके लिए तो प्रिपेयर्ड है, उसके लिए तो बड़े अच्छे सब्जेक्ट है आपके। अरबी स्कोरिंग है, कोई शक नहीं, मैंने खुद ऑप्ट की थी अरबी। ठीक है, तो 2014 में ये 200 मार्क्स थी सीएसएस में भी। आपके जो बंगल खां बुगटी है, पता है उसका टॉपर रहा है आपका पीसीएस का। जी बिल्कुल सर। ठीक है ना, बंगल खां बुगटी जौन सा है, वो और मैं इकट्ठे रहे एक जगह पे। तो ये है कि बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह ताला आपको सारा उसके मुताबिक प्लान आउट करवाया जाएगा। तो ये इंग्लिश वगैरह भी सर सारा जी इसमें जी फी बिल्कुल, मैंने कर सारे सब्जेक्ट ये आपके सामने मैंने खोला इसको। इंग्लिश जो है डॉक्टर अब्दुल कद्दूस है और मियां जमानुल्लाह ये पढ़ाते हैं। इसको लुक आफ्टर जो करते हैं वो प्रोफेसर सलमान रफीक करते हैं, क्योंकि वो जरा सीनियर बंदे हैं, खपता कम है वो, एक एज का भी तकाजा है, और सीएसएस के पेपर वगैरह भी चेक करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वही आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। फाइनल स्टेज पे आपके पेपर्स को चेक करके सारी इंग्लिश आपकी उनके पास है। उसके बाद करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, पंजाबी, ये मेरे पास है IR1। और बाकी इसी तरह और लोग हैं, सारे पैनल के आपके सामने मौजूद है लिखे हुए नाम। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, तो इंशाल्लाह फ्राइडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं बेटा। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम नाउ। और शाम बेटा आप सबसे एंड पे आए हैं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, बाकी कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट करें, वो इंशाल्लाह ताला आपको बाकी डिटेल और सारा जो सा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वो आपसे करवाएंगे। सो कोई और क्वेश्चन तो नहीं बेटा? ऑल क्लियर? नहीं सर, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास एंड अल्लाह हाफिज।